Hello everyone, welcome to Biologics. I am your biology tutor and this is lecture 2 of Cell the Unit of Life. Cell the Unit of Life के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने सारी बेसिक नॉलेज ले ली है, हमने सारी सरफेस नॉलेज ले ली है, जिसकी वजह से आगे इस चैप्टर में हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस करने नहीं मिलेगी। कल के लेक्चर में हमने मेन दो टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बात की थी। पहले थे हमारे प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे थे हमारे यूकैरियोटिक सेल। आज उन्हीं सेल्स के बारे में हम इन डेप्थ नॉलेज गेन करने वाले हैं, जिनमें हमारा पहला टॉपिक होने वाला है द प्रोकैरियोटिक सेल। अब जिनको कल के लेक्चर के बारे में सारी चीजें याद होगी, उनको याद होगा कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच का मेन डिफरेंस पढ़ा था, और वो ये था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसमें बैक्टीरिया, दूसरा एग्जाम्पल है पीपीएलओ, ब्लू ग्रीन एल्गे, और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में कल के लेक्चर में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि इनको स्मॉलेस्ट सेल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी लेंथ सिर्फ और सिर्फ 0.3 म्यूमीटर होती है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के कुछ 4 शेप्स के बारे में हमको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल हमको 4 शेप में देखने मिलते हैं। पहले हमारे रॉड लाइक, स्फेरिकल, स्पाइरल और कॉमा लाइक शेप। तो चलिए पढ़ते हैं। देयर आर 4 शेप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिसमें हमारा पहला आता है रॉड शेप, जिसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस। दूसरे हमारा आता है कॉमा शेप, जिसको हम प्यार से बोलते हैं विब्रियो। तीसरे हमारे आते हैं स्पाइरल शेप, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरलम। और चौथे हमारे आते हैं स्फेरिकल शेप, यानी कि स्फीयर लाइक शेप, जिनको हम लोग प्यार से बोलते हैं कॉकस, प्लूरल कॉकाई। ठीक है, अब इतना आप लिख लीजिए। इसके बाद हमें पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम के बारे में, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, कौन कौन से ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप ये नोट कर लें और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। I hope you all are clear with the last slide. Let's move on to the next slide where we are going to study the structure of prokaryotic cell. Prokaryotic cell के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग एक सेल बना लेंगे। इस सेल में मैं 2 मेम्ब्रेन बना रही हूँ। थोड़ा सा डायग्राम का प्रॉब्लम है दोस्तों, डायग्राम मेरी इतनी अच्छी बनती नहीं है। आप एक बहुत अच्छी और सुंदर डायग्राम बनाएं जिसको देख के बुक खोलने की इच्छा हो। ठीक है, अब पहले डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। जो मैंने सबसे बाहर की लेयर बनाई है इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, और इसके अंदर की जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है, इसके अंदर एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मैंने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास अपना ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा होगा। इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड के बाद हमने बना लेना चाहिए प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है ये बहुत अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, हमने बना लेना चाहिए यहाँ पे फिम्ब्रिए बना लेते हैं। फिम्ब्रिए ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या फिर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बना लेंगे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं पिलाए। जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही मेरी लेबलिंग कंप्लीट हो जाती है मैं सारे लेबलिंग्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चालू कर दूंगी। ये है मेरा पिलाए के बाद मैं यहाँ और एक स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ जिसका नाम है फ्लैजेला। ठीक है,
मुझे यहाँ बना लेना चाहिए कुछ राइबोसोम्स। आपको पहले वाले लेक्चर से पता चल रहा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 70 राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और एक्सटेंशंस बना लेते हैं, जैसे कि ये, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोफोर। ठीक है, एक और ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको हम लोग बोल देंगे मीजोसोम्स। मीजोसोम इज अगेन अ वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। मीजोसोम्स के 3 टाइप्स भी होते हैं, खैर इन सब के बारे में बात करेंगे। कुछ इंक्लूजन बॉडीज बना लेते हैं, इंक्लूजन बॉडीज बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, मुझे लगता है मैंने कोई भी लेबलिंग कहीं भी छोड़ी नहीं है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब इनके बारे में पता लगाने से। देखिए, ये है हमारा फ्लैजेला। अब देखिए, फ्लैजेला, आपको मोटिलिटी और नॉन मोटिलिटी के बीच का डिफरेंस समझा देती हूँ अगर किसी को नहीं आता है। अगर मैं कहूँ कि कोई चीज मोटाइल है, इसका मतलब वो चीज मूव कर सकती है। अगर मैं कहूँ कि कोई चीज मोटाइल नहीं है, इसका मतलब वो चीज मूव नहीं कर सकती। तो अगर कोई बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट मिलेगा। फ्लैजेला जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। फ्लैजेला जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है हमारा बेसल बॉडी, यानी कि ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं हुक। इसके बाद जो तीसरा और लॉन्गेस्ट पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये हमारे 3 पार्ट्स ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, पहला पार्ट है हमारा बेसल बॉडी, दूसरा पार्ट है हमारा हुक और तीसरा पार्ट है हमारा फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो पूरे फ्लैजेला का लॉन्गेस्ट पार्ट है। फ्लैजेला जो है वो एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है और ये आता है यूज फॉर द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की मोटिलिटी के लिए हम लोग फ्लैजेला का बहुत अच्छा यूज करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पिलाए पे। पिलाए जो है, पिलाए एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है पिलाए। दूसरी चीज, पिलाए जो है वो पिलीन प्रोटीन से बना हुआ होता है। आई होप ये पिलीन की स्पेलिंग गलत नहीं होगी, अगर है तो प्लीज आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिम्ब्रिए पे। फिम्ब्रिए जो है फिम्ब्रिए एक आप कह सकते हैं ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर आप बोल सकते हैं ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है। और ये बना होता है फिम्ब्रीन प्रोटीन से। ठीक है, पिलाए जो है, पिलाए का हम लोग यूज करते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। और फिम्ब्रिए का हम लोग यूज करते हैं फॉर द ग्रिप ऑफ बैक्टीरिया। ये दोनों भी अगेन सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से सेल वॉल से बाहर निकल रहे होते हैं। प्लाज्मिड एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर मिलता है हमको, ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ठीक है, ये जो होता है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है,
ये सब मैं क्या लिख रही हूँ मैं आपको सब समझाने वाली हूँ। अगर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपको बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, ठीक है। न्यूक्लियोइड के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। क्रोमैटोफोर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्रोमैटोफोर जो होता है ये पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, पिगमेंटेड एक्सटेंशन ऑफ बैक्टीरिया, लाइक जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे में आपको देखने के लिए मिलता है। सेल वॉल आपको ऑलरेडी पता है, सेल मेम्ब्रेन भी आपको पता है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मीजोजोम्स की। मीजोजोम्स के कुछ काम है जो आपको याद रखने हैं। इनका पहला काम है रेस्पिरेशन का, दूसरा काम है सिक्रीशन का, तीसरा काम है इनका सेल डिवीजन का, चौथा काम है इनका रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, सेल डिवीजन, सरफेस एरिया बढ़ाने का, सरफेस एरिया इंक्रीज कराते हैं, और पांचवा काम है इनका डीएनए रेप्लिकेशन का। ठीक है, ये 5 काम है हमारे मीजोजोम्स के। मीजोजोम्स के आपको 3 टाइप देखने के लिए मिलेंगे। पहला है ट्यूब्यूल, दूसरा है वेसिकल, और तीसरे हैं हमारे, मुझे यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं हो रही है यार, ठीक है, यहाँ हटाते हैं इसको, यहाँ से हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ओह गॉड, ठीक है। ये 3 टाइप्स है आपके मीजोजोम्स के। ट्यूब्यूल यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, वेसिकल यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, और लैमेले यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ये है आपके 3 टाइप्स ऑफ मीजोजोम्स। मुझे यहाँ पे इंक्लूजन बॉडीज के लिए लिखने की जगह नहीं मिली, मैंने यहाँ एक और चीज लिखनी चाहिए, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूंगी। अभी यहाँ जो चीजें लिखी हैं उसको जरा समझते हैं। चलिए, आपको एक बैक्टीरिया में टोटल इतनी चीजें देखने के लिए मिलेगी। इसका न्यूक्लियोइड के बारे में हमको ऑलरेडी काफी सारी चीजें पता है। चलिए हम बात करते हैं क्रोमैटोफोर से। क्रोमैटोफोर, अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गे की बात करें तो ये एक सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, यानी कि ये अपना रेस्पिरेशन का काम कर सकता, मतलब सॉरी फोटोसिंथेसिस का काम कर सकता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे एक बैक्टीरिया है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है जिसमें क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होता है। उसके अंदर होता है पिगमेंट, और पिगमेंट काम कर सकता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर, इसका बहुत ज्यादा यूज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। यहाँ पे प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। एक बैक्टीरिया, अगर एक बैक्टीरिया के अंदर चीजों को डिवाइड करना है तो उसको वेट करना पड़ता है कि कब उसका एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करेगा और कब सेल डिवाइड करेगा, तभी उसके अंदर के सारे ऑर्गेनल्स डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन प्लाज्मिड बोलता है कि यार देखो, तुम डिवाइड करो ना करो, मुझे अगर जरूरत है डिवाइड करने की तो मैं तो अपने आप रेप्लिकेट कर दूंगा, मुझे तुम्हारे पर डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड करे या ना करे, प्लाज्मिड को अगर लगेगा कि मुझे अब डिवाइड करना है तो वो अपने आप क्या कर लेगा, अपना डिवीजन परफॉर्म कर लेगा। उसके बाद इसके पास स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियोइड में जो कैरेक्टर है वो तो है ही, लेकिन प्लाज्मिड के पास अपने कुछ अलग कैरेक्टर्स होते हैं जो कि प्लाज्मिड को मेन डीएनए से अलग बनाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन इसमें प्रेजेंट होता है।
उसके बाद बात करते हैं फिम्ब्रिए की। फिम्ब्रिए एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है या फिर हम उसको ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ये फिम्ब्रिन प्रोटीन से बना होता है और इसका मेन काम होता है बैक्टीरिया को किसी सरफेस पे जाकर ग्रिप प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पिलाए पे, ठीक है। पिलाए जो है ये पिलीन प्रोटीन का बना होता है। ये ट्यूब लाइक दिखता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इसका मेन काम होता है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी कि मान लीजिए दो बैक्टीरिया साथ में आए, उन दोनों के पिलाए एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल यानी कि उनका न्यूक्लियोइड यानी कि उनका जेनेटिक मटेरियल अगर एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, तो उसको हम लोग सिंपली रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पिलाए जो है उसका यूज होता है रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया में। उसके बाद आ जाइए फ्लैजिला में। फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला एक ऐसा पार्ट है एक बैक्टीरिया का जो उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है जो मोटाइल नहीं है तो उसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होगा ही और यही उसकी नीड है, ठीक है। तो यूज्ड फॉर द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, सेल वॉल एक्सटेंशन है, सेल वॉल का एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। फ्लैजिला जो है यूज्ड फॉर मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, ये जो है ये एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है ना कि सेल वॉल। सेल वॉल का एक्सटेंशन नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सटेंशन है। फ्लैजिला के तीन पार्ट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, पहला बेसल बॉडी, दूसरा हुक और तीसरा फिलामेंट, जिसमें फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एक फ्लैजिला का। उसके बाद मीजोजोम्स जो है, मीजोजोम्स 5 काम करते हैं हमारे बैक्टीरिया में, पहला रेस्पिरेशन का, दूसरा सिक्रेशन का, तीसरा सेल डिवीजन का, चौथा सरफेस एरिया इंक्रीज करने का और पांचवा डीएनए रेप्लिकेशन का। मीजोजोम्स आपको 3 टाइप के देखने के लिए मिलते हैं, पहला ट्यूब्यूल, वेसिकल और लैमेला, ठीक है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में आपको पता है। राइबोसोम, साइटोप्लाज्म और इंक्लूजन बॉडीज बचा है जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको लास्ट स्लाइड समझ में आई होगी। लास्ट स्लाइड में हमारी 3 चीजें छूट गई थी जिसके बारे में हम लोग इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। पहले हमारे राइबोसोम्स, हमको पता है कि राइबोसोम्स के मेन 2 टाइप होते हैं, एटीएस राइबोसोम्स और 70S राइबोसोम्स। एटीएस प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट में और 70S प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोकैरियोट में। 70S राइबोसोम को जब आप लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट में तोड़ते हैं या फिर ब्रेक करते हैं तो लार्जर सब यूनिट आता है 50S का और स्मॉलर सब यूनिट आता है 30S का, एस यानी स्वेटबर्ग्स यूनिट। उसके बाद इसके अगर मैं साइज की बात करूं क्रोमोसोम के तो ये 15 to 20 नैनोमीटर्स के होते हैं। दूसरी, राइबोसोम्स को हम लोग साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या फिर प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्यों? बेसिक रीजन है क्योंकि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। सिंथेसाइज यानी कोई चीज बनाना। उसके बाद पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम को आपको समझ लेना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास एक एमआरएनए है, अगर एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स बाइंड है तो उसको हम लोग, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। पहला, ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। दूसरा, साइटोप्लाज्म में, एक बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में अगर कोई रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होकर एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज के कुछ एग्जाम्पल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफेसिन ग्रैन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। उसके बाद आपको एक और पॉइंट पढ़ लेना जरूरी है कि गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, और ये दोनों बैक्टीरिया कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। साइटोप्लाज्म में आपको बहुत बेसिक चीज पढ़नी है पहले कि एक बैक्टीरिया का या फिर किसी भी सेल का मैक्सिमम जो वॉल्यूम है वो कौन ऑक्यूपाई करता है? हमारा साइटोप्लाज्म। और दूसरी चीज ये पढ़नी है कि मेन एरेना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, जो हमने काफी पहले ऑलरेडी पढ़ ली है। आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा सा हेक्टिक हुआ होगा, मेरे लिए भी था, बहुत सारी चीजें बहुत कम स्पेस में समझाना आपको और बहुत कम देर में समझाना, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो बी फ्री and please ask me to make a separate video on this particular topic again, and I will definitely do it for you. Thank you so much.